के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए चले थे और साथ में अब प्राणवायु के हम जानकारी कर चुके हैं और प्राणवायु के बाद में उड़ान और समान की भी हम चर्चा कर चुके थे। और समान के बाद में समान का कुछ हिस्सा रह गया था जिसमें इसके बिगड़ने पर क्या क्या उपाय होने चाहिए इस पे चर्चा शेष थी। तो उसी पेज नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि नाभि सरकने का जो सिस्टम है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। जिसकी समान वायु खराब है तो नाभि उसको बार बार सरकती रहेगी, बॉडी का डिसअलाइनमेंट होता रहेगा। बॉडी का कई लोगों ने एक प्रश्न भी किया था कई बार कि ये बॉडी का डिसअलाइन कैसे हो जा रहा है। कुछ लोगों को तो होता ही नहीं है, कुछ लोग बड़े मजे से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ को हो रहा है। वापस सेट करते फिर वापस थोड़ी देर में फिर गड़बड़ा जाता है। इसका मतलब समान वायु खराब है। समान वायु गड़बड़ होने के कारण ये हमारे शरीर में हो रहा है। और ये एक रिसर्च के स्तर पर यदि अपन देखेंगे तभी यह बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। एक और चीज है कि जैसे कि अभी मैंने चर्चा की थी कि प्राणवायु का बनना कैसे पाया गया। तो हमारे शास्त्र या हमारे जो विद्वान लोग हैं जिनके मत हैं शास्त्रों में, जिन्होंने बताया हमें कि प्राणवायु कैसे बनती है। तो प्राणवायु बनती है जल और वायु के दोनों के मेल से। क्योंकि 5 कंटेंट हैं और 5 ही महाभूत हैं। वो पांचों महाभूत के आपसी मेल के कारण का पित्तवात का निर्माण हुआ। और वो 5 वात में वात के 5 प्रकार, कफ के 5 प्रकार, पित्त के 5 प्रकार। तो मैंने सबसे पहले वात के 5 प्रकारों का अध्ययन करना ज्यादा उचित समझा। कारण ये कि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम या मेन लीडर या कहो तो ये जो वात है ये कहता है कि अपुनिच भगवान है। ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्मी स्टाइल में, है ना। तो ये ही भगवान है। भगवान कैसे है इसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक विषयों की चर्चा जब हम करेंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि बहुत गहरा विषय है। वेदों की तरफ जाएंगे तो अलग अलग चीज, बहुत फिर गहराई में चलेंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो हमें अभी आयुर्वेद की शरण में रहना ज्यादा अच्छा है। तो जहां तक हमें आयुर्वेद अलाउ करता है हम वहां तक आगे बढ़ेंगे, उसके आगे हम अभी थोड़ा सा विराम देंगे। तो प्राणवायु की हम चर्चा करें तो 4 प्राणवायु में हमने देखा कि वायु का शरीर में अंदर की ओर जाना पाया गया। वायु का अंदर की ओर पाया गया और जल और वायु 2 महाभूत से मिलकर बना। ठीक। अब आते हैं सेकंड नंबर उदान वायु। उदान वायु का है अंदर से बाहर को धकेलने वाली वायु। शॉर्टकट में देखें तो जो भी क्रियाएं अपने शारीरिक क्रियाएं जो भी होती हैं बाहर से अंदर हो रही है, जैसे हम सांस का लेना, खाने का निगलना, है ना, ये सारी जो क्रियाएं जो कुछ भी हो रही है ये क्या है, बाहर से अंदर को जा रही। तो ये सारी क्रियाएं क्या है, प्राणवायु से जुड़ी हुई। इनका निर्माण कैसे हो रहा है, जल तत्व और वायु तत्व से। लेकिन जो क्रियाएं कुछ बाहर, जैसे हम लोग उल्टी वगैरह करते हैं, ऐसे कोई भी प्रक्रिया जो अंदर से बाहर को आ रही है, तो ये क्या है, ये वाली जो प्रक्रिया है वो सब उदान वायु से जुड़ी हुई है। और ये हमेशा तब हो सकती है जब वायु का भारीपन न होकर के हल्कापन हो। मैंने कहा कि इसे समझना है, आयुर्वेद को रटना नहीं है। रटने से, तोता बनने से समाधान नहीं होगा, ना कुछ आने वाला समझ में। तो क्या है कि अग्नि और वायु इन दोनों तत्वों के मेल से उदान वायु का निर्माण हुआ। तो अग्नि यानी गर्म, वायु क्या है, ठंडी है। अग्नि का मेल हुआ तो गर्म हुई, गर्म हुई की तो गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है, ठंडू वायु हमेशा नीचे की ओर। इसलिए हमारे घरों में एसी जो लगाते हैं ऊपर स्प्लिट लगाते हैं। ऊपर स्प्लिट ऐसे ही होता है, वो ऊपर लगाया जाता है, नीचे नहीं लगाया।
ऊपर से ठंडी वायु नीचे आती, गर्म हमेशा ऊपर जाती। तो ये विज्ञान के नियम है, सृष्टि के नियम है, आज से नहीं है ये। अब हमारे विद्वानों को बहुत पहले था, आज के वैज्ञानिकों को आज पता लग रहा है कि भाई ऐसा होता है तो स्प्लिट ऊपर बनाओ एसी, तो उनको आप समझ में आया। हमने हमारे हजारों साल से पुरखे ये बात समझ चुके थे, उन्होंने इसकी चर्चा पहले कर दी। तो अग्नि और वात से मेल से उदान वायु बना, और समान वायु की चर्चा की बात करते हैं तो यहाँ कई जगह ऐसा विद्वानों का मत मिलता है, कई ग्रंथों में अलग अलग जगह वो भी कहते हैं कि अग्नि और वायु से बनता है, पर ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। ये वायु और वायु के मेल से बनता है, ऐसा महर्षि वाग्भट का भी मानना है, तो वो ज्यादा इसमें उचित है। तो इसकी चर्चा। और दूसरा क्या है कि नाभि का सरकना, नाभि जब भी उदान वायु बिगड़ेगी तो नाभि ऊपर की ओर जाएगी, समान वायु बिगड़ेगी तो नाभि साइड में, या क्योंकि 8 स्थान है नाभि के, उन स्थानों की बाद में फिर कभी हम नाभि का एक अलग से वो शुरू करेंगे प्रोग्राम, उसमें नाभि पूरण या नाभि के विषय पर ही काम करेंगे। तो अभी थोड़ा हम इसको अलग हटके वात के श्रेणी में रख करके चर्चा कर रहे हैं। तो समान वायु जो है वहां वहीं के वहीं है उस एरिया में, क्योंकि वात से मेल हुआ है तो उसका एरिया एक सीमित है। हालांकि हृदय का स्थान बताया गया है, स्थान के वर्णन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात समझा जाता है। तो समान वायु जो है, समान वायु का वायु से मेल हुआ है, तो इसलिए नाभि सरकने का जो गुण है, यदि जो हमारे वायु का अनुलोमन होता है शरीर में, तब नाभि ऊपर को जाती है तो ऐसे समय हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू होगी। नाभि जब नीचे को जाएगी तो दस्त की समस्या शुरू होगी। तो ये दस्त है, उल्टी है, ऐसी सारी समस्याएं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। छोटी सी बात थी, मैंने कहा बता देना, ठीक है। इसके बाद में इसमें सरकने का गुण है। इसमें सरकने का गुण जो आजकल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं आजकल के वैज्ञानिक लोग, कि हमारे शरीर में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, यानी ये ट्यूब होता है ना, ट्यूब पीछे से दबाओ आगे कुछ पेस्ट निकलता है, फिर पीछे से दबाओ आगे, तो मेडुला ऑब्लांगेटा से कंट्रोल्ड होता है। तो आज के विज्ञान के दृष्टिकोण से ये हम जोड़ करके कोरिलेट करके समझने का प्रयास करें तो इस तरह से समझा जा सकता है। इसकी मैं चर्चा कल कर चुका हूं। तो शरीर में समान वायु क्या कर रहा था, खाने की जगह बना रहा था। जैसे गाड़ियों को पार्किंग में रखने की जगह बनाई जाती है ना, वो पार्किंग वाला करता है कि भैया अभी जगह नहीं है, तो हमारा जो मन नहीं करता नहीं, आज खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, ये समान वायु के दोष में आ जाएगा। तो ये ब्लोटिंग वगैरह ये सारी चीजें इसके आ जाता है। ग्रहति शब्द का भी इस्तेमाल है, तो इसका मतलब ग्रहण करना, अन्न का ग्रहण करना, ग्रहति पचती ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है महर्षि वाग्भट ने। एक और शब्द आ जाता है यहाँ पर, विवेचयति, यानी विभाजित करना। हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र हैं, 7 धातुएं, इन सातों धातुओं में विवेचन करना है, उसका विभाजन करना है। जो रस बना है उसका रस धातु, और उसको रक्त में पहुंचाना, और उसके रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ऐसे आगे के धातुओं तक पहुंचाने का क्रम जो बनाने का सिस्टम है, उस सिस्टम को तैयार करना, उसकी एक व्यवस्था बनाना, ये सब समान वायु के क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है। और विभाजित करना, और क्या है, अग्नि बल को बढ़ाना। इसके लिए जो हमारी 13 प्रकार की अग्नियों की मैंने चर्चा की थी, तो 13 अग्नि को के बल को बढ़ाना, इन अग्नियों का भटना गढ़ना, ये सारा के सारा इसी के अंदर आ जाता है। उपायों की चर्चा करते हैं अपन। ये मान लो समान वायु खराब हो जाए तो क्या उपाय करना चाहिए।
तो समान वायु में हमेशा देखा जाए तो हम सौंठ ले सकते हैं, सौंठ प्लस सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले अपान काल कहलाता है, और खाना खाने के बीच में समान काल कहलाता है। तो ये समान काल है, हर एक बात का एक अपना काल है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है इसका, काल का वर्णन। तो काल का वर्णन जहां आएगा तो समान वायु, यानी जैसे कोई आदमी 4 चपाती खाता है तो 2 चपाती खा ले, उसके बाद में इसको ग्रहण करे, ये समान वायु का इलाज हुआ। वात का इलाज क्या है? मुख्य रूप से कोई भी चिकनी चीज हो, ये नरिशमेंट देती हो बॉडी को, वो वात का इलाज करती है। ये जो कफ को बढ़ाती हो, वो सब के सब वात का इलाज करती है। लेकिन वात के, प्राणवायु के जो रोग हैं उसके लिए ठीक करने का क्या तरीका था? बार बार औषधि का प्रयोग, है ना, बार बार औषधि का प्रयोग। उदान वायु में क्या था? उदान वायु में जब हम बार बार औषधि का प्रयोग कर रहे थे तो वो प्राणवायु में। उदान वायु क्या था? रात को सोते समय औषधि का प्रयोग। अब समान वायु की चर्चा करते हैं तो खाने के बीच में औषधि का प्रयोग। ये बात इसलिए सीखना है कि औषधियों का प्रयोग कब कब होना है। एक ही औषधि है या इसके थोड़े बहुत अंतर को समझना, थोड़े थोड़े अंतर को, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। हमारे किचन के अंदर औषधियां हैं बहुत सारी, लेकिन इसी को हमको प्रयोग करना है, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है कि कब कौन सी चीज को प्रयोग करना है। तो ये सब गहराइयां इस बात को समझने से पता लगेगा कि कब कौन सी चीज प्रयोग करनी है। तो मैंने बताया कि जो भी, जैसे खांसी जुकाम इस तरह की जो प्रॉब्लम है तो उसमें बार बार दवाई का प्रयोग खांसी में। बाकी जो उदान वायु की, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि उसमें खाने का क्या करना था? रात को सोते समय अंतिम वस्तु के रूप में उसका प्रयोग करना था। समान वायु में क्या करना था? भोजन के बीच में करना था। व्यान वायु में क्या करना था? तो व्यान, उसकी अब अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले इस पर आते हैं कि सौंठ प्लस सेंधा नमक कितना? 1/4 चम्मच सौंठ ले लीजिए, या 2 चुटकी सेंधा नमक ले लीजिए, 2 चुटकी, आ, हाँ, 1/4 है तो सौंठ का पाउडर और 2 चुटकी सेंधा नमक का पाउडर, सेंधा नमक ले लिया। इन दोनों को मिला के हमने जो खाना खाया था उसका आधा खाना खाने के पश्चात इसको हमने चाट लिया। 1 घूंट पानी पिया, उसके बाद ये औषधि चाट ली, उसके बाद में हमने दूसरा पूरा खाने का समापन किया। ठीक। तो इस तरह से ये बीच में समान वायु के दोष के लिए हम दवाओं का ग्रहण करना समझ पाते हैं। इसके बाद में क्या है, एक और काम कर सकते हैं। तो हम सौंठ पाउडर ले सकते हैं 1/4, आधा चम्मच बेल का पाउडर भी ले सकते हैं। ये इस समस्या को, बार बार हमारी नाभि डिग रही है, तो ऐसा जब समस्या हो रही है तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए और मजबूती देने के लिए इसकी जगह हम बेल का पाउडर भी ले सकते हैं और सौंठ का पाउडर भी ले सकते हैं। बेल का पाउडर आधा चम्मच, सौंठ का पाउडर 1/4, और सेंधा नमक जो 2 चुटकी लेकर के हम ऐसा भी हम कर सकते हैं। एक गाय का घी 1 चम्मच, और इसको मिक्स करके बीच में, खाने के बीच में चाट लें, तो भी वात का इलाज हो सकता है। एक और प्रयोग कर सकते हैं, मुलेठी पाउडर भी ले सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वही गाय का घी 1 चम्मच, मुलेठी पाउडर 1/4, सौंठ का पाउडर 1/4, और सेंधा नमक 2 चुटकी, बेल का पाउडर आधा चम्मच। ऐसा भी मिला करके हम, ज्यादा यदि बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं तो हम इस प्रकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जिसका वजन ज्यादा है, ये तो क्योंकि ये जो कर रही हैं हम, तो वजन बढ़ेगा इससे खाने का, जिसको पतले दुबले हैं उनके लिए, और जो जिनके शरीर में अतिवात है बढ़ा हुआ, है ना, तो क्या करेंगे? कब को बढ़ाएंगे जब भी तो वात कम होगा। ये बैलेंस है, एक तरह का तराजू है। तो वजन कम है जिनका, उनको, और मल सूखा आता है, ऐसे लोगों को भी बेल का पाउडर
और सौंठ का पाउडर और मुलेठी पाउडर तीनों मिलाकर सेंधा नमक के साथ में ये वाला ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? 4 लौंग का प्रयोग भी कर सकते हैं हम। 4 लौंग को हम पीस करके उसका पाउडर बना के उसके सौंठ के पाउडर के साथ मिला करके भी हम इसको नमक के साथ 2 चुटकी नमक के साथ में बीच में ग्रहण कर सकते हैं घी के साथ। तो ऐसा भी कर सकते हैं। जिनका ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है ये लौंग वाला प्रयोग ना करें। जिनका खाली वात ही ज्यादा बढ़ा है उनके लिए ये था प्रयोग। और घी, जिनका मल एकदम सूखा आता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मल एकदम टाइट टाइट है, एकदम सूखा सूखा सा गड़बड़ा सा मामला है हमेशा, और वजन कम रहता है, वजन गिरता जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए घी रहेगा। घी का 1 चम्मच, सेंधा नमक ले सकते हैं 2 चुटकी, और शतावरी और मुलेठी का चूर्ण दोनों मिला करके हम प्रयोग करें। तो शतावरी कितना? शतावरी 1/2 चम्मच, आधा चम्मच ले सकते हैं, और मुलेठी कितना? 1/2 चम्मच। इसको घी के साथ में पेस्ट बना करके सेंधा नमक के साथ हम बीच में खाने के ग्रहण करें तो ये हमें एक लाभकारी परिणाम देगा। जिनका वजन कम है और जिनका मल एकदम सूखा हुआ आता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है बॉडी में, उनके लिए एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैं तो ये कर नहीं सकता, कहाँ, मैं अकेला रहता हूँ, 100 बहाने होते हैं ना करने के। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में सब तरह के, तो उनके लिए भी ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है इस सृष्टि में। तो फिर क्या करें? तो उनके लिए अग्नि तुंडवती करके एक मेडिसिन बाजार बाजार में मिली जाती है, तो उसकी टेबलेट मिल जाती है, वो ले सकते हैं। अग्नि तुंडवती ले सकते हैं। एक लहसुन आदि वटी भी आती है बाजार में, उसको भी ले सकते हैं। और क्या मिलता है? कव्याद रस भी मिलता है बाजार में। और भी साथ में देखें तो प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पंचामृत भी मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं। शंखवटी भी आती है बाजार में, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बाकी अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें क्योंकि जनरली जहाँ जरूरत नहीं है कुछ लोग अरे ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, सारे प्रयोग एक साथ कभी कभी दुखदाई हो जाते हैं। तो अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लें। और आपके पास तो यहाँ चिकित्सकों की कमी नहीं है, चिकित्सकों से ले सकते हैं। और एक मुद्रा आती है, मुद्रा का हम इस तरह से ध्यान करें और मुद्रा का प्रयोग करें उंगलियों को जोड़ करके हाथ में, तो ये वाला प्रयोग हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक और प्रयोग हो सकता है। बाकी तो प्राणायाम आप करते रहें, इसके लिए बेस्ट तरीका वही है। बाकी हमारे ऋषि मुनियों के संपर्क में रहिए। आज हम फिर चर्चा शुरू कर देते हैं व्यान वायु की, क्योंकि व्यान वायु का, अपान वायु का तो ये हो गया लगभग। उपाय उपाय बाकी थे, मैंने आपको उपाय बता दी। व्यान वायु की चर्चा शुरू करते हैं हम। व्यान वायु देखा जाए तो इसका निर्माण कैसे हो रहा है? इसका निर्माण आकाश तत्व और वायु तत्व के मेल से हो रहा है। और क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी चर्चा अभी करते हैं। तो स्थान की चर्चा करते हुए महर्षि वाग्भट्ट ने इसका बहुत ही सहज शब्दों में वर्णन किया है। और भी ऋषियों ने कई जगह वर्णन किया है। तो हृदय में स्थित रहते हुए भी हार्ट के साथ में, हार्ट की जो क्रिया है ना, हार्ट की सारी क्रियाओं के साथ में ये मिक्स होकर के पूरे शरीर में व्याप्त है ना। जैसे पूरी सृष्टि में वात व्याप्त है, वात के बिना सृष्टि का पत्ता नहीं हिलता, तो व्यान वायु सब जगह व्याप्त है। पूरी सृष्टि में आपके अंतर, शरीर के अंदर हर जगह कोने कोने में इसका वास है, ऐसा माना गया है। और व्यानो हृदय स्थित, ऐसे करके महर्षि वाग्भट ने इस पे एक श्लोक भी दिया है। उसका मैंने पूरा श्लोक का, जिसको और ज्यादा अध्ययन करना है, उसका सारा डिटेल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। क्योंकि अभी
हम शेयर करने की कंडीशन में है नहीं, तो इसलिए मैंने वहां डाल दिया, नहीं तो शेयर करके दिखा देते आपको कि कैसे श्लोक चलते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, तो इसके कार्यों की भी, स्थान के बारे में देखा जाए तो मुख्य स्थान मैंने आपको बता दी, हृदय से शुरू होकर के बाकी स्थान। कार्यों के बारे में देखें तो हृदय के माध्यम से पूरे शरीर का नरिशमेंट करना, जो आप जो खाना वाना खाते हैं उसका रस बनता है, फिर उसके बाद में उसकी आगे की वृद्धि रक्त बनाएगा, रक्त में भी इसका योगदान रहेगा। तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सातों धातुओं में इसका घूमना फिरना पूरी तरह से व्याप्त है, अच्छे से चलायमान है। और मतलब इन सातों धातुओं का संचालन करना, बनना, इनका पूरा के पूरा ये व्यान वायु पर आधारित है। क्यों? क्योंकि ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त है। रक्त का संचालन करना, घटना बढ़ना, इसका सब इसी व्यान वायु पर निर्भर करता है। और क्या देख सकते हैं इसके बारे में, तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल, जो चेतना स्वरूप मान सकते हैं जिसको हम, तो चेतना का वास, चेतना का निर्माण, चेतना का कम ज्यादा होना, चैतन्य अवस्था को घटन बढ़न का जो किस्सा देखा जाता है, वो सारा इसी से जुड़ा हुआ है। तो जहां भी चेतना का विषय आएगा वहां पर ये नजर आ जाएगा आपको। जिन चीजों का, चेतना हेतु जिन चीजों की आवश्यकता है, उसे भी ये व्यवस्था बनाने में सहयोग करता है, उसका भी ये व्यवस्था बनाने में इसका योगदान पूरा पूरा है। तो हमारे शरीर की चेतना के लिए पांच तत्वों की आवश्यकता है। हमारे, अब अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी बोलेंगे साहब, तो वो कह देंगे साहब क्या है शरीर को चलाने के लिए, हमारे हर सेल को एनर्जी देने के लिए, हमारे हर कोशिका को, हमारे हर ऊतक को एनर्जी देने के लिए, हमारे अंग 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 को एनर्जी देने के लिए मल्टीविटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, बाकी सब जो कुछ भी चाहिए वो सारा ले जाने का, और पूरे शरीर में उसका भ्रमण कार्य, जहां जिसको जरूरत है पहुंचाने तक का कार्य, ये सब इसके अधीनस्थ आ जाता है। किससे? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो व्यान वायु की अपन चर्चा कर रहे थे। इसके साथ साथ और जितनी भी चीजों की आवश्यकता है, वो उन सब का जो भी संचालन होता है, उसके लिए जरूरत है, उन सबको ये पहुंचाने के लिए अपने आप में बाध्य है और यही कार्य करता है। कोई भी मिनरल, विटामिन या जो कुछ भी शरीर की जितनी भी आवश्यकता है उनको चलाना, उनका संचालन करना, उन सब में व्यान वायु का योगदान। तो ये प्राण वायु, व्यान वायु, साधक पित्त, पर ओज, मन, पर ओज, मन, ऐसे जो शब्द आते हैं ना, ये सारे के सारे इनका पूरा के पूरा, इनको नरिशमेंट देना, इनकी व्यवस्थाएं, है ना, तो ये सब में इस व्यान वायु का अपना एक पूरा योगदान निहित माना जाता है। एक और महर्षि वाकपट्ट ने अष्टांग संग्रह में भी कहा है कि अ, गात्र प्रसारण, मतलब ये एक शब्द आया है, गात्र प्रसारण का शब्द का मतलब संकुचन, संकुचन किसी भी चीज का सिकुड़ना और फैलना, शरीर के अंदर संकुचन और प्रसारण, संकुचन और प्रसारण। ये जो मेरा हाथ हिल रहा है, ये मैं इसको हिला रहा हूँ, ऐसे खोल रहा हूँ, ये खोलने और बंद करने का जो भी क्रम हो रहा है, ये किस बल से चल रहा है? इस बल को, ये जो बल देता है, बल प्रदाता है, ये भी व्यान वायु है। तो हमारे ब्रेन से, हमारे जो ब्रेन से इसका शरीर का जो संबंध बनता है हर अंग का, उसके अंदर भी उसका योगदान है।
यानी हमारे जो कोशिका, हमारा जो सेल है, जो हमारा जो साधारण सेल है, हमारे जिससे शरीर बना हुआ है, प्लस उसके बाद हमारा जो ब्रेन बना है, वो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन दोबारा कभी नहीं बनते। शरीर में एक बार आ गया, माँ के पेट से ही होता है। लेकिन बाकी जो सेल हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, शरीर में निर्माण उनका होता है। तो निर्माण कार्य किनका नहीं होता है? न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन के बीच में जैसे स्पार्क प्लग होता है ना, स्पार्क प्लग में गैप होता है हल्का सा, और वो गैप से ही करंट जंप करके जाता है। तो ये जो करंट जंप करने की जो प्रक्रिया है, इसके बीच का हिस्सा, ये मूवमेंट, ये जो हम हिला रहे हैं, ये सारा इस व्यान वायु से चलता है। इतना तक गहरा इसका काम है। आप सोचिए कि क्या बोले इसके विषय में। बहुत गहराई, कंट्रोल, जितना भी कंट्रोल है पूरे शरीर पर कंट्रोल है इसका। ब्रेन से, ब्रेन के जो सेल है ना, ये इन सेल से ही अब पूरा शरीर का कंट्रोल है। कहते हैं ना किसी को लकवा हो जाए, भाई ये ब्रेन का क्लोटिंग हुई थी और फिर पूरे शरीर में लकवा मार गया, या किसी को ऐसा कोई अटैक हो गया, या कोई पैरालिसिस या ऐसा कुछ क्रम दिखता है। तो इसका जो बीच का जो संबंध है, उसका जो न्यूरॉन का उसमें क्लोटिंग होने की वजह से वो आगे का क्रम रुक गया, वो उसका जो कनेक्शन रुक गया। ये सब बनाना इसी का काम है। शरीर में जितना भी संकुचन, प्रसारण जितना भी होता है, जैसे हार्ट का वाल, हार्ट का बंद होना खुलना, हार्ट का संकुचन, आमाशय का संकुचन, है ना, खाना आगे बढ़ता है संकुचन की प्रक्रिया से, पेरिचाल्सिस मूवमेंट। ये संकुचन की जो क्रिया है ना शरीर के बाहर, जैसे हमारे खाना अंदर गया, खाना स्टमक में चला गया, उसके बाद एक ऊपर वाल होता है, वाल रास्ता बंद कर देता है। उस वाल का ढीला पड़ जाना भी इस व्यान वायु, इसी इसी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसका इतना गहरा क्षेत्र है कि बस कहाँ कहाँ बचोगे इससे। मतलब व्यान वायु तो कितनी, तो इसका मतलब जितनी व्याख्या करो उतना ही कम हो जाता है। तो ऐसे शब्द का उन्होंने जहां शरीर में जहां भी अ, गात्र प्रसारण शब्द कह दिया, मतलब महर्षि वाग्भट ने, तो समझ जाइए इसका इतना व्यापक अर्थ है कि संकुचन, जहां जहां भी संकुचन होता है, चाहे गुदा का संकुचन होता है, हम बंद लगाते हैं, जितने भी बंद लगाते हैं, इसका संकुचन है ना, मूल बंद लगाते हैं, ये जो योगा प्राणायाम करते हैं, इससे ये पुख्ता होता है। तो ये जो मूल बंद या बंद की प्रक्रिया जो शुरू होती है, इसमें संकुचन जो होता है, ये सब के सब इसी से जुड़ा हुआ है, व्यान वायु से। इसका कार्य इतना गहरा है। हार्ट के वाल का बंद खुलना, एवी नोड्स का, करंट का जो बनना, एवी और ऐसे नोड्स होते हैं जिनसे पल्स हमारे शरीर की घटती और बढ़ती है। ये जो पल्स का बढ़ जाना और घट जाना, सब इसी से संचालित होता है। आदमी को डर लगता है अचानक से, ये सब इससे होता है। सब कुछ इसी से कंट्रोल्ड है। तो और इसका एक और है उच्छेप। एक शब्द आया है उच्छेप और अपक्षेप, यानी ऊपर और नीचे का क्रम, उच्छेप और अपक्षेप। ये जो क्रम है नीचे और ऊपर का, कोई भी शरीर में हिलने का काम है, ये सब भी इसी से होता है। व्यान वायु ही इसको मैनेज करता है ना। तो हमारे शरीर में इतना गहरा कार्य है इसका, इसका मतलब कितना वर्णन करो जितना कम नजर आता है। और देखते हैं तो हमें एक और चीज दिखती है कि गमन और आस्वाद, ये एक शब्द, गमन का मतलब कोई भी कार्य, चलना फिरना, गमन की क्रिया होती है। जो गमन का क्रिया होता है, आने जाने का क्रम जो है, इसको कैसे समझें। जैसे आम बात होता है, आम बात, अब आम बात को भी पहले सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। हाँ, लकवा शब्द समझ रहे होंगे आप लोग। तो लकवा जो शब्द है, इसका जो आवागमन, यानी
ट्रांसपोर्टेशन, हमारी जो बॉडी, देखिए हमारे, एक तो जो हमारी मसल्स है ना, मसल्स, इसमें मोटरी और सेंसरी है। एक तरह से मोटरी और सेंसरी। सेंसरी क्या है? मच्छर का बैठना, और हमें उसको, जैसे मच्छर यहाँ बैठा, मच्छर हमको खा रहा है, इसका जो सेंस हो रहा है, ये सेंस कहाँ हो रहा है? ब्रेन में हो रहा है। इसका जो, हम तो भले ही सोए हुए हैं, हमारी चेतना जो है, जिसको हम बोलते हैं अभी सोई, हमारा अब चेतन मस्तिष्क जगा हुआ है, लेकिन हमारा चेतन मस्तिष्क अभी सोया हुआ है। हम देखने को सबको सोए हुए हैं, लेकिन मच्छर का यहाँ बैठना, इसका जो सेंसरी नर्व से ब्रेन को सूचना देना, और वहां से ब्रेन का आदेशित करना दूसरे हाथ को, ये मोटरी नर्व, तो सेंसरी और मोटरी नर्व, जिससे ये मच्छर को हमारा दूसरा हाथ आकर मारता है, ये आवागमन है एक तरह का। ये गमन, ये जो गमन और आवागमन की जो क्रिया है, इस क्रिया में भी इसका बड़ा योगदान है। सोचिए, इतना गहरा जम्हाई लेना, अचानक से किसी को, मैं बात कह रहा हूँ तो शायद जमाई भी आ रही हुई, ये जो जमाई लेना, जमाई हालांकि ऑक्सीजन की शरीर में कमी के कारण होती है, तो जमाई लेना, उबासी लेना, और मुंह का खुलना बंद होना, मुंह का खुलना बंद होना भी इसी व्यान वायु से चलता है। और मुंह का स्वाद, इस स्वाद का, जीभ के अंदर जो स्वाद ग्रंथियां हैं, इसका जो खबर ब्रेन तक पहुंचाना, या हमारी इंद्रियों का, किसी भी इंद्रियों का, मैंने अभी मच्छर की तुलना की थी आपसे, मच्छर की बात बताई थी, तो मच्छर में, मच्छर को मारना भी, ये क्या है? ये भी एक तरह की इंद्रिय है, सेंसर, हमारे सेंसेस हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इनका खुलना, बंद होना, इनका काम करना, आंख का और मुंह का स्वाद, इसका जो संबंध, ब्रेन के अंदर सूचना देना कि भाई ये तो मीठा है, ये खट्टा है, और ये सब का सब का संबंध किससे है? व्यान वायु से। ठीक है, इतना गहरा है इसका। सिग्नलिंग प्रोसेस जितना भी होता है दिमाग का, और जितना हमारी इंद्रियों का, जितना भी सिग्नलिंग प्रोसेस, जितना भी दिमाग के साथ में, हमारे शरीर के साथ में जो भी जुड़ाव है, आवागमन, इसका जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी प्रकार का आवागमन हो रहा है, कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको एकदम सरल करके बता रहा हूं और व्याख्या कर पाऊं। तो ये जो आवागमन हो रहा है, इस सबका सेंस होना, और उसको, उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया होना, ये सब के सब व्यान वायु ही आपको करवाता है। इसी के कारण ये सारा क्रम चलता है। और क्या क्या चलता है इसमें? इसमें स्रोत, एक शब्द और आया है, स्रोतो विशोधन। श्रोतो, स्रोतो विशोधन। स्रोत जो है ना हमारे, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? अन्नमय, वह क्रॉस स्रोत बोल सकते हैं, अन्नमय स्रोत बोलते हैं ना जिसको, अन्नमय वह स्रोत। इस प्रकार के जो 5 प्रकार के स्रोत हैं, ये स्रोत हैं, इनका खुलना, इनको खोलना, इनको इनके लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना, इनके लिए अच्छा, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, अंग्रेजी से कोरिलेट करके बता देता हूँ इसको थोड़ा सा। जितना भी हमारा बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी, जिसमें यूरिनरी ट्रैक आ गया, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक आ गया, जीआई ट्रैक आ गया, है ना, ये जो जितने भी ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स का संचालन करने के लिए जो भी व्यवस्था बनानी है, वो बयान वायु, आसान शब्द में बताया, राइट। तो स्रोत विशोधन, इसको और व्याख्या करें तो अपन इस तरह से अपन कर सकते हैं। और क्या है? स्रोतों को खोलना, हमारे जो स्रोत ब्लॉकेज हो जाते हैं बॉडी में, इसको हम उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। हमारे सिस्टम है, 12 तरह के सिस्टम है बॉडी में, अंग्रेजी के सिस्टम, अंग्रेजी के हिसाब से तो 12 सिस्टम में, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ब्लड का इधर उधर जाना, ये सब सर्कुलेटरी, और ये सब इसमें आ जाता है। तो ये सब के सब 12 सिस्टम, इनमें ब्लॉकेज होना, या किसी की रुकावट होना, किसी भी प्रकार की रुकावट होना, और टॉक्सिन का बनना,
देखिए, एक हमारे शरीर में खाना बनेगा, खाना हमने खाया, खाना खाने के बाद में उसका कीट भाग और सार भाग, आयुर्वेद के हिसाब से कीट भाग और सार भाग ये दो बनते हैं। तो कीट और सार का इसका अलग करना, इस पर मैं अलग से एक बार और व्यवस्था देखूंगा, अलग क्रिया आपको समझाऊंगा कीट भाग और सार भाग की, क्योंकि एक अलग वो विषय थोड़ा सा और गहरा है। तो हमारे शरीर में क्या है कि आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे हमारा खाने को पचाया, खाने को पचने के बाद में ये मल बनेगा कुछ, है ना, इसमें से रस निकाल लिया तो ये मल बन गया, तो बाकी यूरिन में चला जाएगा, कुछ टॉयलेट में चला जाएगा, कुछ पसीने में जाएगा। तो हमारा जो ये शरीर है, शरीर क्या है, उस सार भाग को निकाल लेता है, फिर वो ब्लड में मिल जाता है। अंग्रेजी विद्या से बात करते हैं हम, वो ग्लूकोज बन जाता है उसका, है ना, वो ग्लूकोज आगे सप्लाई होता है पूरे शरीर में। तो हम जो सांस लेते हैं, इसका ऑक्सीजन का एक अणु, और अंग्रेजी विद्या के हिसाब से देखें, अंग्रेजी सिस्टम के अनुसार, तो दो जो ग्लूकोज के कण, ये तीनों मिलके क्रिया करके 2 ATP एनर्जी बनाते हैं और एक वेस्ट जाता है। तो इस वेस्ट पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो स्रोत हैं हमारे वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इन स्रोतों की सुरक्षा संरक्षण जो कुछ भी कार्य है, ये इसका निर्माण, इसकी व्यवस्था, ये सब इसके हाथ में। टॉक्सिन का बनना, देखिए निकालने का क्रम तो अलग है, वो अपान वायु करेगा, क्योंकि नीचे का काम अपान वायु का करें। लेकिन ये पसीने का जो काम है ना, वो पसीने से जुड़ा हुआ है, वो स्रोतों को बाहर निकालने का, वो सारा के सारा जो है व्यान वायु से जुड़ा हुआ विषय है। तो टॉक्सिन का बनना, हमारे जो वेस्ट हैं उनको, वेस्ट को बाहर निकालना, बाहर निकालने के लिए तैयार करना, बाहर निकलने से पहले की प्रक्रिया में तैयार होना। यानी प्रोडक्शन का होना, है ना, खाना का बनना, प्रोडक्शन होना, प्रोडक्ट का निष्कासन की प्रक्रिया, पसीने का निकलना, पसीना निकलना, ये भी एक इसमें आ जाता है। यानी अंग्रेजी हिसाब से इसको मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर, इसका जो वेस्ट का मैनेजमेंट है वो सारा इसके हाथ में है। रक्त धातु, रस धातु, और मतलब खास तौर से इसका रक्त धातु में ज्यादा देखा जा सकता है प्रभाव, क्योंकि रक्त से ही सारा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है पूरा, इधर उधर कहीं कुछ भी भेजना है, किसी को मिनरल विटामिन भेजना है, किसी सेल को क्या भेजना है, या जो कुछ भी चीजें भेजना है, शरीर की हर क्रिया को चलाने के लिए जो भी चाहिए बेसिक मटेरियल, वो सारे जो कुछ भी खाना पचने के बाद की स्थिति में जो भी भेजने के लिए चाहिए, प्रक्रिया बनाने के लिए चाहिए व्यवस्था, उस सारी व्यवस्था में इसका योगदान माना जाएगा। एक और चीज आ जाती है धातुओं का निर्माण, और इसके बाद में न्यूरॉन्स की प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी। एक और चीज है इसमें आता है, योनो च शुक्र प्रतिपादन। एक और महर्षि वाग्भट कहते हैं कि योनो च शुक्र प्रतिपादन, यानी शुक्र का निर्माण, यानी शुक्राणु को, पुरुष का जो शुक्राणु बनना है, इसको अंडे तक पहुंचाना, क्योंकि प्रकृति क्या है, विकास क्रम चाहती है। तो स्त्री की योनि के अंदर प्रवेश से उस अंडे के भेदन तक की क्रिया तक का जो कार्यभार है, इसी व्यवस्था से चलता है। यानी उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ रहा है, वो सब व्यान व्यान वायु का ही कार्य है। यहां तक लिखा हुआ है इसमें। और हालांकि वो विषय बहुत ज्यादा लंबा है, तो मैं अभी थोड़ा बाद में, क्योंकि वो प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या है उसकी प्रक्रिया, पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय बहुत ज्यादा गहरा है, लंबा है, तो इस पर हम और फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन
ये जो क्रियाएं प्रक्रियाएं जो शरीर में चल रही हैं, इस विषय को संचालित करने के लिए जो कुछ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, या उसके लिए प्रोटीन का निर्माण करना, या उसकी जो भी व्यवस्थाएं बनाना, शुक्राणु क्योंकि अकेला तो जाता नहीं है, कई 100 शुक्राणु जाते हैं, कोई एक ही अंडे को भेजता है, और उसी से सृष्टि में आई नई सृष्टि का निर्माण होता है, नए बच्चे के लिए भ्रूण का निर्माण होता है, और हमारी प्रक्रियाएं, हर सृष्टि के जीव का प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का क्रम वहीं से शुरू होता है। एक विभज्य और अन्न किट का भी, ये मैं आपको बता चुका, अन्न और किट का सार भाग और इसका क्रिया। तो सार किट का बनना और उसका विभक्त होना, 7 धातुओं का में उसको पहुंचना, इसकी सप्लाई चेन पूरा जो है, ये सब के सब इसी से, बयान वायु से। एक और शब्द आता है, महर्षि वाग्भट ने इस्तेमाल किया है, क्रमशो धातु तर्पयंती। धातुओं का नरिशमेंट क्रमशः, जैसे रस बना तो रस धातु से आगे का कीट भाग, सार भाग निकाल करके रक्त में जाएगा, और रक्त में भी आगे का भाग रस से, फिर रक्त में, रक्त से तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक की यात्रा, फिर ओज और पर ओज तक की यात्रा, यानी इम्यूनिटी अंग्रेजी में बोल सकते हैं जिसको हम। तो वहां तक की यात्रा का जो क्रम जितना भी बनता है, ये सब व्यान वायु से चलता है। तो इसमें जो कुछ भी धातुओं का नरिशमेंट, बनना, बिगड़ना, ये सब कुछ सातों धातुओं का समान रूप से बनना, है ना, समान धातु का समान रूप से बनना, ये उसके जो भी नरिशमेंट जाएगा वो सब व्यान अ, अ, व्यान वायु ही करेगा, उसका पूरा नरिशमेंट। और क्या, एक और आता है व्यानो अतिगमन। देखिए, अब ये थोड़ा सा हमने इसके ऊपर तो एक चर्चा कर ली कि इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ इसका स्थान है, कैसे कैसे व्यवस्थाएं बनती हैं, ये सारा हमने देख तो लिया। लेकिन ये इसका बिगड़ना क्यों होता है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो ये बिगड़ती क्यों है, तो महर्षि वाग्भट कहते हैं कि वो व्यानो अतिगमन, यानी व्यान अतिगमन, यानी बहुत ज्यादा आपका चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, यानी व्यान वायु का अतिगमन। अतिगमन कैसे हो सकता है, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो क्या हमारा खून का दौरा तेज हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। दौड़ रहे हैं, अचानक से किसी को दौड़ने को बोल दिया, दौड़ते दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, जिसने कभी दौड़ने की प्रैक्टिस ही नहीं की है, और उसको कह दें दौड़ लगाओ साहब, 10 किलोमीटर दौड़ना है ना। जैसे हम देखते हैं कई बार कांस्टेबल भर्ती के अंदर सूचनाएं आती हैं अखबार में, आज इतने प्रतिभागी वहीं गिर के मर गए, डेथ हो गई, है ना, एट द स्पॉट ही। तो अब प्रैक्टिस तो थी ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने आप को सूरमा के, चलो हम दौड़ सकते हैं, दौड़ को पूरी कर लेंगे, एक प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। तो वो जो प्रक्रिया में अतिगमन हो रहा है, ये अतिगमन की जो प्रक्रिया है, यानी इस तरह के, उससे क्या होगा, खून का दौरा बढ़ रहा है, खून का दौरा बढ़ रहा है तो व्यान वायु तेज बढ़ रही है, तेज बढ़ रही है, तो ये जो अतिगमन हो रहा है, ये अतिगमन शब्द का यहाँ पर आशय है। इससे आपकी व्यान वायु बिगड़ती है। ध्यान, क्रीड़ा, ऐसे शब्दों का आ, भी वर्णन किया है। तो क्रीड़ा यानी ये बहुत ज्यादा खेल कूद बहुत ज्यादा करते हैं हम, अति मतलब किसी भी चीज का अति कर लें, उससे वात बिगड़ता है। मैंने आपको बताया था, किसी के गूढ़ रहस्य वात का बिगड़ने का, कोई भी वात का बिगड़ने का क्रम देखना है तो ऐसे समझो, व्यान वायु खासतौर से क्रम देखना है तो इसका ऐसे समझो कि जो भी शरीर के अंग हैं उनको जरूरत से ज्यादा काम में लिया जाए, चाहे वो आंत हो चाहे हार्ट हो। हार्ट को भी ज्यादा काम में तब लेना पड़ता है, हार्ट हार्ट भी ज्यादा काम तब करता है जब हम दौड़ लगाते हैं, तो वो खून का दौरा, क्योंकि मसल्स ब्रेक होते हैं जगह जगह से, तो मसल्स का ब्रेक होने के कारण
उसको शरीर को रिपेयर भी करना होता है, तुरंत एनर्जी पहुंचानी है, तो हार्ट क्या करता है, अपनी गति बढ़ा देता है, गति बढ़ा देता है, संकुचन जल्दी होता है, उसका फैलना सिकुड़ना जल्दी होता है। तो ये जो अति वाला क्रम जो चलता है, क्योंकि वहां उसको मिनरल, विटामिन और ब्लड का सर्कुलेशन तेज 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 भेजना है, और आपकी पल्स रेट का बढ़ना, ये सारा क्रम के जो चल रहा है, ये सब व्यान वायु के बिगड़ने की कहानी का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। तो अति गमन यानी तीव्र गति से कार्य करना, किसी भी चीज को अति ज्यादा, जैसे हार्ट बीट का बढ़ जाना, पल्स रेट का बढ़ जाना। रस धातु की कमी से थकान होना, रस धातु जब भी क्या होगा, कम हो जाएगी शरीर में। कुछ लोग क्या करेंगे, हाँ उससे भी बिगड़ता है व्यान वायु, जिस वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, व्यान वायु को ध्यान में ना रखते हुए उपवास पे चले जाते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोगों का यही रहता है कि क्रम, सोमवार का भी उपवास है, मंगलवार का भी उपवास है, बजरंगबली का, बुधवार का गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं, गुरुवार को हमारे इष्ट देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत कर लेते हैं, शनिवार को शनिवार। तो ऐसे से सातों दिवस कई बार उपवास में निकलते हैं कुछ लोगों के, जरूरत से ज्यादा क्या है यार, थोड़ा सा स्लिम ट्रिम हो जाएगी, वेट भी कम हो जाएगा उससे। ये अति करना उपवास, यानी लंघनम परमोषियम जो चर्चा करते हैं लोग, और कुछ लोग उसका चर्चा कर रहे हैं, और औषधि तक तो सीमित है, लेकिन उसको खाना बना लेंगे औषधि को, तो फिर ये दिक्कत आती है जो आज हमारे साथ में हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको खाना बना लेते हैं, जरूरत से ज्यादा व्रत करने लग जाते हैं, उपवास करने लग जाते हैं। ये भी सब के सब ज्ञान वायु को बिगाड़ने के लिए। अति ध्यान, अति चिंता, ध्यान शब्द का जो प्रयोग है चिंता से लिया जाना चाहिए यहाँ पर। तो ध्यान, महर्षि वाग्भट ने ध्यान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसको चिंता, अति चिंता, बहुत ज्यादा सोचना, विचार करना, टेंशन पालना, जो स्ट्रेस लेते हैं। तो स्ट्रेस लेने से सबसे पहले क्या बिगड़ेगा, रस धातु बिगड़ेगी आपकी। रस धातु खराब तब हो सकती है जब आपको स्ट्रेस होगा, बिना स्ट्रेस के आपकी रस धातु खराब नहीं हो सकती। रस धातु खराब होती है, बाकी सब सारे धातुएं खराब होना शुरू हो जाएंगी, ये बात पक्की है। तो इसलिए आपको गांठ बांध करके रखना है कि चिंता, शोक, सोच विचार करना जरूरत से ज्यादा, ठीक है, आपने आवश्यकता के अनुसार हमें शोक संतप्त होना, वहां तक ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो होने लग जाता है वो। तो रस धातु बिगड़ने से क्या क्या हो सकता है, रस धातु बिगड़ने से ही सारी बीमारियों की शुरुआत होती है हमारे शरीर में। ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है शरीर में, इन्फेक्शन बढ़ेगा, सूजन होगी, कब बढ़ जाएगा शरीर में, कब ज्यादा बनने लगेगा, रस धातु ज्यादा बनने लगी तो और ज्यादा आलस्य, सूजन, है ना, जगह जगह शरीर में सूजन आ जाना, ये सारे क्रम जो है आपको देखने को मिलेगा। एक और शब्द आता है क्रीड़ा विषम चेष्टा। ये इसकी मैं चर्चा अभी कर चुका है। खिलाड़ी वो लोग ज्यादा करते हैं कई बार, जरूरत से ज्यादा खेल की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, जरूरत से ज्यादा, हमारी क्षमता से ज्यादा, मतलब हमारे शरीर की शक्ति। इसलिए महर्षि वाग्भट ने और हमारे ऋषि मुनियों ने एक ही बात कही है कि अर्ध शक्ति व्यायाम होना चाहिए, शरीर की जितनी शक्ति है उसका अर्ध शक्ति व्यायाम होना चाहिए। तो जो जरूरत से ज्यादा जिमिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा व्यायाम करते हैं, जरूरत से ज्यादा, उनकी सब की व्यान वायु खराब होती ही है। तो इस तरह से हमें इसको समझना है। इसके बाद में एक और बात कही है उन्होंने, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार जब भी लेते हैं हम, उससे भी व्यान वायु खराब होती है। और खासकर से, हाँ, व्यान वायु, जैसे दूध या दूध के साथ, अब चाय पकौड़ा खा लिया, है ना, चाय में क्या है, दूध है, दूध, दूध के साथ में नमक या मसालेदार कोई भी चीज खाएंगे, इनकी दोस्ती नहीं है, ये विरुद्ध आहार है। तो विरुद्ध आहार के साथ में जब भी हम चाय के साथ में सुबह सुबह पराठा खा लिया, एक तो पराठे को पचने नहीं देगा चाय, दूसरा ये करेगा कि उसके अंदर जो भी नमक है, नमक के साथ दूध की दोस्ती नहीं है, तो ये आपको लंबी वाली बीमारियां देगा। लंबी वाली बीमारियां क्या, बड़ी वाली बीमारियां, वो व्यान वायु की बीमारियां होंगी सारी की सारी, है ना। व्यान वायु की बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, अभी थोड़ा हम चर्चा करेंगे बीमारियों पर भी। आगे देखते हैं कि दूध और मसालों का मेल नहीं है, ठीक है। गरम आंवले के साथ में चलेगा, खट्टे का तो दूध के साथ दोस्ती है नहीं, लेकिन आंवला खटाई में नहीं आता।
गर्म और ठंडा ले लिया, अभी पानी पिया था, ठंडा खाना खा लिया था, गरम गरम पानी, कुछ लोग क्या करते हैं, खाने के बाद में ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, सीधा फ्रीज से निकाला बोतल और सीधा गटक लिया। तो ये खाना हमने गरम गरम खाया था और उसके ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, ये भी एक विरुद्ध आहार का स्थिति बना देता है। दूसरा, एक और चीज होता है, खाने के बाद में आइसक्रीम खाते हैं आजकल लोग। तो ये आइसक्रीम वाला जो है, या मीठा खाना, खाने के बाद में मीठा, आगे ये जो अंग्रेजी पद्धति है उसके अनुसार आप लंदन में तो खा सकते हो, लेकिन भारत के यहाँ पर, भारत के अंदर आप खाने के पहले नहीं, खाने के पहले मीठा खाइए, ऐसा नहीं मानते लोग, ये विदेशी लोग। लेकिन हमारे भारत में जो प्रक्रिया बताई गई है, पहला मीठा खाओ खाने में, खाने से पहले जितना आपको मीठा लेना आप मीठा ले सकते हो, खाने के बाद में लेंगे तो ये अपना एक विरुद्ध आहार की स्थिति बना के चलेगा। क्योंकि मीठा भी क्या है, तासीर ठंडी है, तो ठंडी तासीर वाली चीज, अभी हमने खाना गर्म खाया था, ठंडी तासीर की कोई भी चीज ली है तो वो आपको नुकसान कर सकता है। ते विरुद्ध आहार है। और क्या, रूक्ष आहार, कुछ लोग उपवास जरूरत से ज्यादा करते हैं, सूखा, जरूरत से ज्यादा चने भुने हुए खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा भुनी हुई चीजें खा रहे हैं, ये इस टाइप की चीजें भी आपको, ये अभी थोड़ा सा उपवास किया था और उपवास करने के साथ में हमने क्या किया, ये सूखे चीजों को खाना शुरू कर दिया, मेवों को छोड़ दीजिए, मेवे के अलावा जैसे अनाज, ये भुना हुआ चना खा लिया, भुनी हुई चीजें खा ली, भुनी हुई मूंगफलियां खा ली, है ना, तो ये बेमेल है एक तरह से, ये भी व्यान वायु को खराब कर सकता है। तो विरुद्ध आहार की हम अलग से एक श्रेणी लेंगे, अलग चर्चा करेंगे। तो विरुद्ध आहार क्या क्या होता है, एक अलग विषय को हम देखेंगे। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि रुक्ष आहार की में के कारण भी व्यान वायु खराब होता है, और दिमागी रूप से भी, जैसे हर्ष उल्लास में कुछ ज्यादा रहते हैं लोग, उसके कारण भी। एक और विषाद शब्द आया है, दुख, जिसको बोलते हैं दुख, जरूरत से ज्यादा दुखी हो जाए आदमी, जरूरत से ज्यादा खुशी हो जाए, पार्क में जाकर के पूरे लंबे हाथ फैला फैला करके चिल्ला रहे हैं हा 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 हा, ये सब के सब जो बिना मतलब झूठी चीजें जो होना है, वो ये आपकी इसको खराब कर सकते हैं। दिमाग में हर्ष उल्लास ज्यादा हो गया तो, जरूरत से ज्यादा हो गया तो भी, तो पूरे शरीर में रोग, ये क्या करेंगे, ये सब मिलके पूरे शरीर में रोग देंगे, क्योंकि व्यान वायु का असर कहाँ है, पूरे शरीर में। तो ऐसे जो है, जैसे बुखार, अब कोई, किसी व्यक्ति को आज दिन तक हमने सुना होगा नहीं कि मेरी इस उंगली में बुखार आ गया है, ऐसा सुना है क्या, मेरे इस अंगूठे में बुखार आ गया है। हाँ, अंगूठे में दर्द हो गया होगा, उंगली में दर्द हो गया होगा, लेकिन अंगुली में बुखार आया, अंगूठे में बुखार आया, या नाक मेरी गर्म हो रही, नाक में बुखार आ गया लगता है, ऐसा सुना, नहीं सुना। तो ये बुखार पूरे शरीर में होता है, तो पूरे शरीर के रोग जो देगा वो ये व्यान वायु देगा। तो खून की कमी भी पूरे शरीर में होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरे इस उंगली में हीमोग्लोबिन कम है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पूरे शरीर की जो रोग है ना, वो सारे व्यान वायु से जुड़े हुए हैं, जो पूरे शरीर के अंदर फैले रहते हैं। जैसे चर्म रोग है, सोराइसिस हो गया है तो पूरे शरीर में फैला रहेगा। डायबिटीज है, डायबिटीज ऐसा नहीं होगा चलो मेरी इस उंगली में डायबिटीज हो गया, ऐसा नहीं सुना होगा कभी आपने, है ना। डायबिटीज का मतलब शर्करा है तो पूरे शरीर में है दिक्कत। शरीर का सूखना, ये एकदम शरीर पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। देखिए, किसी की एक मसल पतली हो गई वो अलग चीज है, जिसे आजकल मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है, घुटनों के मसल्स वीक हो जाते हैं, पतला होता जाता है एक घुटना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वो अलग, अलग बीमारी है। लेकिन यहाँ बयान वायु में क्या है, पूरा शरीर ही सूखता है, यानी पूरे शरीर की बीमारियां आएंगी। तो बयान वायु खराब है, ऐसा आप समझ सकते हैं। बयान वायु के लक्षणों में ये आपको देखने को मिलेगा। सूजन है तो पूरे शरीर में, पल्स का, शरीर में हार्ट बीट का बढ़ना
आप हर जगह पैर में भी पल्स आती है, तो वहां आप टखने के पास में हाथ लगाएंगे तो वहां से भी पल्स देखी जा सकती है, तो वहां पर भी वो पल्स बढ़ी हुई दिखेगी। ऐसा नहीं कि वहां कम है वहां पर ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। तो शरीर में सूजन है तो ये पल्स का बढ़ना या कम होना, कुछ लोग जल्दी से डर जाते हैं, फिर देखो उनकी ऐसे हार्ट बीट बढ़ी हुई सी दिखती है अचानक से, है ना, ये सब भी व्यान वायु। पल्स रेट कम हो जाती है, कुछ लोगों की 50 से भी नीचे चली जाती है ना, पल्स रेट नीचे गिरती चली जाती है, ऐसा भी। ये सब घटना और बढ़ना, ये सब व्यान वायु के डिसऑर्डर्स हैं। पुरुषों का उत्साह, पत्नी इंतजार कर रही है सेज के ऊपर बैठी हुई, लेकिन पुरुष का सिस्टम काम कर नहीं रहा बेचारे का। तो ये जो क्रम है, ये जो व्यवस्था है, ये भी व्यान वायु से जुड़ा हुआ है ना। तो क्योंकि उत्साह नहीं आ रहा उसमें, उत्सुकता नहीं है किसी काम के लिए, ललक नहीं है ना, तो ये उत्साह जो आता है ना, ये भी व्यान वायु से है। किसी भी प्रकार का उत्साह हो, तो किसी कार्य को उत्साह के लिए उत्साह से करना, कई बार बोलते हैं ना यार ये तो लेजी पर्सन है, तो बस वो उत्साह नहीं है किसी चीज में। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जितने भी बीमारियां हैं वो सब व्यान की बीमारी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं, पुरुषों की बीमारियां होती हैं। इसमें इसमें है ना, हमेशा आपको अपान काल और व्यान काल दोनों के मतलब भोजन के पहले और भोजन के बाद दोनों समय आपको औषधियां देनी पड़ती हैं इस डिसफंक्शन वाले केसेस में। हमेशा आपको खाने के बाद भी और खाने के पहले भी, ऐसा दोनों डिवाइड करके आपको औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो है क्रम हमारे शरीर में देखने को मिलेंगे। अब हो गया तो क्या करें, उपाय क्या करेंगे इसका? तो दो प्रकार से उपाय हो सकता है। तो व्यान वायु या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है या घट गई है। घट गई है तो पल्स रेट आपकी डाउन हो गई है, बढ़ गई तो 100 के पार हो गई है ना, बीपी भी बढ़ गया है। बीपी घटना बढ़ना भी सब इसी से, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं होता है मेरी इस उंगली में बीपी बढ़ गया है, कोई बोलता है क्या? नहीं, है ना। या मेरे मुंह में बीपी बढ़ गया है, ऐसा कोई बोलते नहीं, पूरे शरीर में बीपी बढ़ता है। तो ये बीपी बढ़ना कम ज्यादा होना, ये ब्लॉकेज होना शरीर में, क्योंकि ब्लॉकेज होंगे तो पूरे शरीर में होंगे। तो मैं इसको शॉर्ट में निपटाने का कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि व्याख्या करने जाओ तो बहुत करते जाओ। शरीर के अंदर हार्ट जो है 120 की स्पीड से ब्लड को फेंकता है और शरीर के अंतिम छोर तक जाता है, आपके पैर के नाखून तक भी जाएगा ब्लड। तो जितने भी जोड़ हैं वहां पर आपके ऐसे गेट लगे हुए हैं, वो जब लौटता है ब्लड, तो ये जब भी शरीर को हार्ट ब्लड छोड़ता है तो 120/80, जब भी ब्लड आएगा तो 120/80, तो ये 120/80 ये बीपी का जो फंक्शन है, सिस्टम है बॉडी में। तो ये जो मोटी नलियों यानी अंदर गहरी नलियों से आपका छोड़ता है, और जब आता है ना ब्लड, तो ये 80 क्यों हो जाता है? क्योंकि ये शरीर के आखिरी छोर तक जाता है, वहां से पूरे सिस्टम को ले करके उसमें ऑक्सीजन जो हमारा खत्म हो चुका होता, आखिरी छोर तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, या हमारे ऑक्सीजन को आखिरी तक छोर तक पहुंचाना, और जब वहां के जितना भी CO2 है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है या टॉक्सिक मटेरियल है, उन सबको लेकर वापस आना, उनका शुद्धि के लिए ऑक्सीजन को देना, और ऑक्सीजन के बाद में बर्न होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बॉडी से बाहर निकालने का काम जो कर रहा है, ये भी व्यान वायु कर रहा है। तो जब वो जाता है तो खुला जगह मिलता है उसको, इसलिए 120 की स्पीड से जाता आता है। जब वो गेट होते हैं, ये सारे गेट हैं वन वे, ये धक्का मार के इसमें ब्लड आगे चला जाता है, और ये गेट ऑफिस के गेट की तरह ऐसे बंद हो जाता है। तो ये हर जोड़ में ये फंक्शन है आपके, ये हर जोड़ के अंदर है। तो ये हर जॉइंट के अंदर ब्लॉकेज जो होंगे, अभी देखना कई बार देखने को मिलता है, इस जोड़ में दर्द हुआ, इस जोड़ में दर्द हुआ, इस जोड़ में दर्द हुआ, इस जोड़ में ब्लॉकेज होना, जर्द होना, इकट्ठी हो जाना कोई चीज, ये सब के सब व्यान वायु के डिस्टर्बेंस के कारण।
तो अब इसका क्या करें उपाय? उपाय क्या करें? तो दो प्रकार से उपाय हो सकता है। एक तो व्यान वायु को घटाने का, और एक बढ़ाने का। बढ़ गई है तो घटा दो, और घट गई है तो बढ़ा दो। तो क्या है इसके लिए? पूरे शरीर पे, क्योंकि पूरे शरीर का उपाय करना पड़ेगा ना। वात बिगड़ा है, पूरे शरीर का बिगड़ा है, तो अभ्यंग करना, यानी पूरे शरीर पे ऑयल का अभ्यंग करना। तो अभ्यंग करने के तरीके हैं हमारे शरीर में राउंड शेप में होते। इसके लिए ध्यान करना, इसके लिए योग निंद्रा करना, है ना। तो हमारे आचार्य आपको योग निंद्रा सिखा देंगे। तो योग निंद्रा से जुड़ना, योग निंद्रा, ध्यान करना। एक खाने के बाद में चिकनाई चीजों का ग्रहण करना। आप अपने से भी प्रयोग कर सकते हैं। खाने के बाद में चिकनी चीजों का ग्रहण करना, जैसे घी के साथ में नमक आपने चाट लिया, है ना। ये या तिल पापड़ी, अभी इन दिनों का युग है, तो तिल की पापड़ी है, ऐसा कुछ खा लेना। चिकनी चीजों का ग्रहण करना। जिन लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है, जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है, वो चार चार कपड़े पहने रहेंगे। देखिए, कभी सर्दी में प्रिकॉशनरी किसी ने ले लिया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है। अब कई बार एक आदमी को देखेंगे, एक स्वेटर से पूरी सर्दी निकाल देगा। एक 4 से 5 पूरा ओढ़ लिया है, फिर ऊपर से रजाई भी दे दो तो भी ओढ़ लेगा। तो ऐसा व्यक्ति भी आपको मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में पित्त की ज्यादा वृद्धि हो जाती है। यानी सर्दी ज्यादा मतलब बढ़ गई है, तो यह सर्दी ज्यादा लगती है ऐसे लोगों को। तो इनको क्या करना चाहिए? अरंड का तेल प्लस सौंठ का प्रयोग करना चाहिए। सौंठ है, अरंड का तेल है, ये खाने के बाद में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तिल का प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी ज्यादा लग रही है तो क्या करें? नारियल का तेल, है ना। नारियल का तेल मुंह में गंडूश करना, नारियल का तेल रखना, या खाने के बाद में नारियल के तेल की या नारियल की बनी हुई चीजों का ग्रहण करना। रुक्षता को दूर करने के लिए खाने के बाद में इन सब चीजों का प्रयोग करना। जैसे शतावर है, शतावर की भी औषधि, हम का आधा चम्मच शतावर ले लें, अश्वगंधा ले लें आधा चम्मच, दोनों को मिला लें प्लस घी। इसको खाना खाने के बाद में रात को हम क्या करें? च्यवनप्राश के साथ में सुबह सुबह लेना। सुबह ज्यादा अच्छा है। तो सुबह के खाने के वक्त जब भी आप खाना खाएंगे तो उसके बाद में ये ले लें, या खाने से पहले भी आप लें। तो मैंने आपको बताया था दोनों प्रयोग हो सकते हैं, खाने के पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। वैसे कोशिश करना चाहिए इसको खाने के बाद। इसके बाद में क्या है? जैसे अ, अनार का रस भी हम एक और प्रयोग कर सकते हैं। अनार का रस 2 चम्मच खाने के बाद में ले सकते हैं। उसमें क्या डाल सकते हैं अपन? 15 से 20 मुनक्का डाल दो, अनार के रस में भिगो के रख दो, और खाने के बाद में इसको चूस चूस करके आप प्रयोग कर सकते हैं। एक ये प्रयोग भी हो सकता है। ये आपके पल्स रेट को ठीक करने में मदद करेगा, है ना। पल्स रेट आपकी घट गई बढ़ गई है, तो ये मुनक्का वाला जो प्रयोग है आपके पल्स रेट को बैलेंस करने में मदद करेगा, ब्लॉकेज खोलने में आपको मदद करेगा। शुगर बढ़ने से, ये बीपी बढ़ने से, या बीपी हाई होने से भी आपको, ये ब्लॉकेज है ऐसा मान के चलें, तो ब्लॉकेज का इलाज करना। तो ऐसे लोगों को जिनको बीपी बढ़ गया है, ऐसे लोगों को अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा व्यायाम करेंगे तो बीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। ऐसे लोगों को थोड़ा सा, हाँ, शुगर बढ़ गई है तो उनको व्यायाम करना चाहिए। खास तौर से सूर्य नमस्कार पे ज्यादा जोर देना चाहिए। सूर्य नमस्कार कम से कम 3 से 5 बार दिन में आप सुबह के वक्त सूर्य नमस्कार करें, और खास तौर से किसी आचार्य की देखरेख में हो, ये क्रिया तो ज्यादा अच्छी रहती है। कार्डियो एक्सरसाइज जो होती है आजकल, वो भी कर सकते हैं अपन। और क्या क्या कर सकते हैं? मांसक्षय में वजन उठाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी टाइप की बीमारी हो रही है, या मांस का क्षय हो रहा, हमारा पतलापन आ रहा है शरीर में, तो कुछ एक्सरसाइज करें, और खाना खुराक लें, और फिर एक्सरसाइज करें। इस टाइप की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। ब्लॉकेज खोलने के लिए आपको कुछ रसों का प्रयोग कर सकते हैं। आप कटुतिक्त कषाय रस का प्रयोग कर सकते हैं। उससे कटुतिक्त कषाय से ब्लॉकेज खुलते हैं।
खाना खाने के बाद में क्या चीज हो सकता है, पान ले सकते हैं। पान में थोड़ा सा आ, और लगाया चूना, और चूना लगा करके, और सौंफ, लौंग और इलायची जैसी चीजों को चूने के साथ में पान के पत्ते को रोल करके आप खाना, ज्यादा आपके लिए अच्छा है ना। इसमें थोड़ा सा गुलकुंद वगैरह मिला के आप ले सकते हैं। गिलोय का पाउडर भी है, हार्ड गिलोय, ये सब तीनों कफ पित्तवात को, तीनों को सम करने में अच्छी मानी जाती है। तो गिलोय, 3 भाग गिलोय ले सकते हैं, 2 भाग हर्ड, और 1 भाग सौंठ प्लस शहद, ये मिला करके हम ले सकते हैं। ऐसा बना करके आप रख करके प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यंग, व्यायाम और मुद्राओं का भी स्वस्थ रहने के लिए, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो अभ्यंग करें हमेशा, तो आपकी व्यान वायु खराब नहीं होगी। और जिनकी खराब है वो ये अभ्यंग करने से उनका थोड़ा कुछ सुधार देखने को मिल जाएगा। बाकी अपने चिकित्सक से सलाह लें, कोई बीमारी है तो उस पर चर्चा, बीमारी पर चिकित्सकीय सलाह में देखा जा सकता है। और व्यायाम करें और मुद्राओं का अभ्यास करें। तो आज के क्रम में मैंने आपको व्यान वायु का किस तरह से समाधान करना है और क्या है व्यान वायु, उस पर चर्चा की। इसी के लिए आप सभी से विदाई और नमस्कार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। आज का समय भी हो चुका है, और आपके कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं इस विषय में। शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुई है आज, है? हुई है भैया। हुई है क्या? जी रिकॉर्डिंग दिख रही है। हाँ सर, बटन तो अच्छा। बना हुआ है इसमें, साइड में बटन बना। हाँ, तो मेरे इसमें आ नहीं रहा, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, हुई है तो। अभी कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, और बाकी तो हाँ डॉक्टर राम सर, भी वो हैं, तो समान डॉक्टर राम को हाँ कुछ कहना है? हाँ सर, वो बताइए। समान वायु के केस में आप, हाँ, आप मोटे लोगों के बारे में बताते बताते रुक गए थे। वो पतले लोगों को तो आपने बता दिया था, शतावरी और सोंठ, और मोटे लोग जो जिनका वेट ज्यादा है हाँ, उनको वेट ज्यादा खाने है उनके लिए अदरक, अदरक का प्रयोग, अदरक का, सौंठ का, खाने के बीच सौंठ में। का प्रयोग। हाँ, खाने के बीच, ठीक है। मोटे लोगों के लिए, है ना, हम्म हम्म, क्योंकि बात ठीक करना है, और समान वायु के लिए। ठीक है। अपान का जो काल होता है ना, इसमें समान, अपान और व्यान के अपने अपने काल हैं औषधि के। तो हम्म, अपान काल जो खाने के पहले का अपान काल कहलाता है, और फिर बीच में लेना समान का, और व्यान का अंत में। ठीक है, वेरी गुड। तो ये पांचों के मैंने आपको काल बता दिए, सारी चीजें बता दी। और